हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पॉलिटी का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वहाँ से सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में भी पूछा गया है। अदर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना ही बहुत प्रबल है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे पॉलिटी का टॉपिक लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करेंगे कि वास्तव में ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है और न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले हम यही शुरू करेंगे कि इस समय न्यूज़ में क्यों चल रहा है। बहुत सी सरकारें जैसे राज्य की हैं, जैसे स्पेशली उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली उस पॉलिटिकल पार्टी की जो इस समय केंद्र में रूल है, उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफ़ी जोर रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर नेशनल इंटरेस्ट की साथ हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसको अगर न्यूज़ में न्यूज़पेपर में अगर छप रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए सिविल सर्विसेज के टीचर या फिर उसके एस्पिरेंट होने की वजह से कि हम उस चीज़ को पूरी तरह से जान लें। तो सबसे पहले अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान हमारा जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें पूछा जाता है मेंस में, और जीएस पेपर 1 जो होता है प्रीलिम्स में उसमें पूछा जाता है। तो हमारा जो सिलेबस कवर करेगा ये आपका जीएस पेपर 2 मेंस का जो होता है उसमें। मेंस में पूछा भी गया शायद 2014 या 15 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन को लेकर के एक टॉपिक का पूछ देती है। सपोज करिए जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात किया कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, तो ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा जब तक आप इसको अच्छे से मंथन नहीं किए हैं, कंठस्थ नहीं किए हैं। तब तक इसको आंसर लिख पाना यूपीएससी की रिक्वायरमेंट जो डिमांड होती है उसके बराबर बहुत ही जटिल और डिफ़िकल्ट होगा कि आप उसको कर पाएँ। तो इस वजह से यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट को यही कहता है टीचर कि सबसे पहले आप एनालिसिस करिए और उसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करें, तब उसको फैक्ट्स बाय फैक्ट्स जो है कि आप स्टडी करिए। सपोज करिए अगर मुझे पढ़ाना हो या फिर कोई और भी यूट्यूबर पढ़ाता होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जनरली मैं चाहूँ अगर मैं काम ना करना चाहूँ या अगर मैं कोई टॉपिक लेकर के आता हूँ आपके साथ तो उस पे मैं काम करता हूँ, चाहे अगर वो 10 मिनट का ही क्यों लेक्चर क्यों ना हो, कम से कम मैं 1 घंटे उस टॉपिक पे देता हूँ, तब जा कर के मैं उस टॉपिक को आपको 10 मिनट में पढ़ाता हूँ। तो आज की जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में क्यों कि बहुत से राज्य और केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को चाहती है कि इम्प्लीमेंट करे। दैट्स वाई ये न्यूज में है, क्योंकि उत्तराखंड ने एक लॉ भी लाया है। उसमें बहुत से आर्टिकल छप करके आए हैं। उसमें कुछ लोगों ने ये कहा जो आपका फ्रीडम की बात करते हैं आर्टिकल 19 में ये वायलेट करता है। तो सवाल अब यहाँ पे आ जाता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 19 में? बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कई आर्टिकल भी आपको बताऊंगा और अलग से भी मैं आर्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की न्यूज में उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ सब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ जिक्र करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मैंने इमेजेस लगा रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ओम का, प्लस का, चांद का, चक्र सब कुछ बना हुआ है, मतलब कई रिलीजियस है उनका जो कि सिंबल होता है ओम। हमारा हमारा ओम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जो कि ओम जो कि हिंदू को रिप्रेजेंट करता है। ये हाफ जो यहाँ बना हुआ है मुस्लिम को, एक क्रॉस जो है आपका क्रिश्चियन को। डिफरेंट डिफरेंट है सिंबल जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट बीच में देखेंगे आप तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा है। दूसरी तरफ नीचे आप देखेंगे एक तो तराजू रखा हुआ है, उसमें कहता है सभी लोग बराबर हैं। सभी लोग बराबर का मतलब चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो या फिर मुस्लिम या क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन, किसी से भी क्यों ना करता हो, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स रिलीजियस कल्चरल सोशल कंट्री है। इंडिया में हर एक कदम पे, हर एक किलोमीटर के बाद अगर आप देखेंगे और तो बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। चाहे अगर आप दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार में ही किसी भी राज्य को ले लिए, एक ही राज्य में कई तरीके की डाइवर्सिटी मिलेगी आपको। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी मिलेगी, फूड हैबिट में डाइवर्सिटी मिलेगी, और ड्रेसिंग सेंस में मिलेगी। फिर उसके बाद बात करने का जो तरीका होता है उसमें भी, रिलेशनशिप में भी डिफरेंसेस मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आप पूर्वांचल से चलें सीधे आइए अवध, अवध से आप उत्तराखंड रीजन जो बिहार पड़ता है वहाँ आइए। फिर उसके बाद आप आगरा वेस्टर्न यूपी में आइए। तो शादी करने का भी तरीका लोगों का अलग अलग है। जब वेस्टर्न यूपी में आएंगे तो खाप जो चलती है,
आपसे ही जो लोग कि खौफ में आ जाते हैं। वो पूर्वांचल में चले जाइए तो एक अलग तरीके का आपको देखने का, महाराष्ट्र में आ जाइए तो जो मुंबई या फिर जो वेस्टर्न कोस्ट ओशन से लगता है वहाँ का एक अलग कल्चर है। लेकिन विदर्भा और मराठावाड़ा एरिया में चले जाइए वो एक अलग है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट्स को टारगेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। फूड हैबिट भी बहुत डिफरेंट होती है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, जो है कि पूर्वांचल में एक अलग तरीके की फूड हैबिट है, चावल दाल रोटी है। अब वेस्टर्न यूपी में आ जाइए तो वो स्पेशली वो रोटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आप उत्तरा सॉरी यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में चले जाइए तो वो अलग तरीके का फूड को हैबिट कर प्रेफर करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं कि उनको शौक है, वो इसलिए करते हैं कि अगर वहाँ पे चावल नहीं हो रहा है तो वो चावल कहाँ से लाएंगे। चावल अगर कहीं से लाते हैं बहुत कॉस्टली होगा। अगर बाजरा ज्वार होता है तो वो बाजरा ज्वार ही खाएंगे। अगर वेस्टर्न यूपी में गेहूं ही होता है तो वो गेहूं की रोटी ही खाएंगे। चावल क्यों खाएंगे, क्यों परेशान होंगे। दूसरी तरफ अगर वो पूर्वांचल में चले जाइए तो दाल चावल रोटी बैलेंस डाइट के रूप में यूज करते हैं। मैं किसी को इन्फीरियर सुपीरियर नहीं इंडिकेट करना चाहता, बस यहाँ पे बताना चाहता कि इंडिया कितना डाइवर्स है। जम्मू कश्मीर से, अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर चले जाएं तो आपको डिफरेंसेस मिलेगा। बस ह्यूमन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है कि बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कन्याकुमारी में के पास जाएंगे आपको विंटर कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप श्रीनगर लद्दाख में चले जाइए तो आपको जो कि समर कभी एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो इस वजह से जब आप कालिदास की एक मेघदूत बुक्स है तो उसमें वो कहते हैं भारत की क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, कहते हैं कि जब वो कोई बादल जम्मू कश्मीर से चलता है तो वो ठंड होता है, और जब वो थोड़ा सा राजस्थान पंजाब एरिया में जाता है तो एक अलग, और जब वो गुजरात में जाता है तो एक अलग तरीके का धुन अपनाता है, और जब मुंबई के पास पहुंचता है तो एक बिजनेस धुन को एक्सेप्ट करता है। और वैसे ही जब आगे बढ़ता है वेस्टर्न घाट में तो हरा भरा चीज़ें पाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक चीज़ में, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ जो है कि मिश्रण होता है, मिक्स्ड होता है। अगर आपको कोई भी टीचर, एक सेकेंड, आपको अगर कोई टीचर पढ़ाता है, अगर वो हर एक सब्जेक्ट का एक जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज नहीं रखता है तो वो आपको कंपटीशन के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखता। बहुत से ऐसे प्रोफेसर होते हैं, वो कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं बट कंपटीशन की लाइफ में वो सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन आप कहेंगे बहुत से ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो लेकिन इस वजह से पढ़ा पाते हैं क्योंकि वो भी अपना प्रोफेसर की पैशन जो कहते हैं प्रोफेशन अपनाने से पहले भी वो कहीं ना कहीं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहे थे। बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत से ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, सत्या नडेला को ले लिए, इन लोगों ने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन किया था, नहीं क्लियर कर पाया था। आप सभी लोग जानते हैं एक टीवी एंकर हैं रविश कुमार करके, उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी किया था। तो इसलिए जीवन में अगर कोई सजेशन मांगे तो दो चीज़ जरूर सजेस्ट करिएगा। एक, आप भैया यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लीजिए, और दूसरा जेएनयू से 2 साल का मास्टर की डिग्री ले लीजिए तो आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बहुत से स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी इस पर फोकस है, और चुनाव है तो इस वजह से और ज़्यादा न्यूज़ में रह पाना बड़ा ही लाजमी है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को दिखा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अगर एक मैं मतलब बताऊँ तो जितने भी सिविल मैटर होते हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे सिविलियंस है, उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। चाहे वो शादी करते हों, चाहे वो कहीं कुछ भी करते हो, डाइवोर्स करते हो, सबके लिए एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को एक शादी भी मत करने दीजिए, किसी को 4 शादी का अलाउड करिए, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। किसी को तलाक लेने में पूरा जीवन बीत जाता है, किसी को 3 वर्ड में जो है कि आप पति पत्नी से अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ही मतलब है कि अगर तलाक 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 3 शब्द से अगर मुस्लिम धर्म में भी एक पुरुष महिला को छोड़ सकता है तो वैसे हिंदू में भी होना चाहिए। अगर हिंदू में 3 वर्ड से नहीं हो रहा है बात, भाई मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, तो मुस्लिम में भी नहीं होना चाहिए। अगर एक ही कानून
होना चाहिए शादी के लिए हिंदू में तो मुस्लिम में भी होना चाहिए, क्रिश्चियन पारसी सभी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 4 शादी बोलिए, किसी को 1 भी मत करने दीजिए। तो इन सभी चीज़ों को लेके आपको एक मोटा-मोटी आइडिया लग गया होगा कि वास्तव में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। यूनिफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि समानता, समान, और सिविल का मतलब नागरिक होता है। कोड का मतलब ये होता है ऐसा कानून या रूल बना दिया जाए उसी के आधार पे, जैसे रेगिस्तान हो या फिर कोई और चीज़ हो, वहाँ पे एक पतली सी सकरी सी रास्ता होता है, भैया सभी लोग इसी पर से होकर के जाएँगे। ऐसा नहीं कि खेत की बुआई हुई है, उसमें से जिसका मन करा वहाँ से जाए, तब तो खेती होगी ही नहीं। अगर एक बीच रास्ते से निकल कर के जाएँगे सभी लोग, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बुड्ढा हो या फिर जवान हो या फिर बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, पारसी, जो भी लोग हों, एक रास्ते से निकल कर के जाएँगे तभी होगा। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का बस इतना ही मतलब समझिए, बहुत से बड़े खेत में एक छोटी-सी पगडंडी बनी हुई है कि सभी लोग इसी से निकलेंगे, खेत को पार कर जाएँगे। आप अपना यात्रा भी तय कर लेंगे और खेत में नुकसान भी नहीं होगा। तो वैसे ही एक ऐसा कानून पतला-सा बनेगा, ठीक है? उस पे चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पीस मिसारी जितने भी लोग उसी रास्ते से चलेंगे, शादी करना है, उसको छोड़ना है, जो भी करना है। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं। दूसरा पहलू का मतलब ये हो गया कि और आगे क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, संविधान में क्या है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है? इसको कैसे हैंडल किया जाए, उस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हो कि हमारी पीडीएफ है, यहाँ पे करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेफर क्या करती है, ठीक है? अब ये रेफर क्या करती है इसके बारे में जान सकते हो हम, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? यहाँ पे रेफर क्या करती है, प्रपोजिशन हैविंग द यूनिफॉर्म सेट ऑफ द सिविल लॉ के लिए सभी सिटीजन्स के लिए बात कर रहे हैं। सभी सिटीजन्स यहाँ पे ये है, चाहे वो हिंदू रिलीजियस से हो या क्रिश्चियन से हो या पारसी, जैन धर्म जिससे भी हो, सभी के लिए एक जो है कि एक कंट्री में इर्रेस्पेक्टिव देयर रिलीजियस एंड कल्चरल अफिलिएट सबका एक ही होगा। और जनरली इसका एम यह होता है रिप्लेस पर्सनल लॉ, मतलब हर रिलीजियस का या हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत लॉ नहीं होना चाहिए। एक लॉ बना है तो वो सबके लिए समान होना चाहिए, जो आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी की समानताएं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं जो अगर आप कहा जाता है इक्वालिटी एम जो कि रिप्लेस होगा, इसमें इक्वालिटी की बात किया जाता है प्रैक्टिस को। कॉन्सेप्ट ई रूटेड द आइडिया ऑफ द इक्वालिटी यूनिफॉर्मिटी बिफोर लॉ। तो कहते हैं ना इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जो इक्वालिटी बिफोर बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं, कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 95 ईयर का या 105 साल का बुढ़ा अंकल क्यों ना हो, दादाजी सभी के लिए एक है। चाहे वो हिंदू धर्म की वुमेन्स हो या फिर मुस्लिम या फिर किसी भी और अदर धर्म की, सबके लिए एक ही होना चाहिए। एक ही तरीके से सबको ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अंबानी के घर के परिवार को एक अलग कानून से उनको जो कि फांसी चढ़ाई जाए और एक जो है कि चाय बेचने वाले के परिवार को अलग तरीके, ऐसा नहीं। जैसा हम वोट देते हैं, एक हम सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी होता है, उसकी वोट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी अंबानी की होती है। अब वो अलग बात है अंबानी जी जाके देते हैं या नहीं देते, आई डोंट नो, ठीक है? न्यूज़ में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, यह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है। तो जब हमें पता है कि हम 1947 से पहले, ठीक है, हम ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे, ब्रिटिश ने हम पर रूल किया, हमने लगभग 150 साल लड़ाइयाँ लड़ी या 100 साल बोल सकते हो, उसके बाद हम आज़ादी पाएँ। और हमें थैंक्स बोलना चाहिए उन अपने लीडर्स को, पूर्वजों को, जो अपने खून बहाए, अपनी जान न्यौछावर कर दिए, और उनकी कुर्बानी आज हमें खुले हवा में सांस लेने के लिए छोड़ रखी है। तो यहाँ ब्रिटिश के लिए कहा जाए तो देखिए दरअसल हुआ क्या था कि उस समय लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी इन द सिविल मैटर में, ठीक है? और ब्रिटिश ये कभी नहीं चाहे कि भारत एक बन करके रहे, हमेशा वो डिवाइड एंड रूल की बात करते थे। जब 1909 में अलग से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया मुस्लिम लीग के लिए, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया 1885 में, और उसी के काउंटर में 1907 में 1907 के आसपास, जो कि ढाका में एक मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों के लिए किया, और बचा खुचा जो भी था कसर पूरा कर दिया। और 1932 में जब कम्युनल अवार्ड लाया गया, दलितों के लिए भी अलग से
जो है कि इलेक्टोरल सिस्टम लाने की बात की है। तो ब्रिटिश कभी नहीं चाहिए, ठीक है, सिविल मैटर की बातें तो करती, और इनको ये बहाना मिल गया और ये कर दिया यूनिफॉर्मिटी करें। दूसरी ये भी चीज़ है, जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी लोग थे, या फिर अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर नेहरू, जो भी लोग थे। और उसमें स्पेशली अगर हम बात करते हैं नेहरू सर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जब फर्स्ट प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और उनकी 1964 के अप्रॉक्स जो कि उनकी डेथ होती है, इस चीज़ को लेकर के हम बात करते हैं, तो उनका एक देखिए ना बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव था। दूसरी एक चीज़ है, ये कहा जाता है कि गांधी गांधी ने डिस्क्रिमिनेट किया नेहरू और पटेल के बीच में, कि उन्होंने नेहरू को जो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेलेक्ट किया। तो लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका ये मानना है कि गांधी और नेहरू के बीच में बहुत ही भिन्नता थी विचारधारा को लेकर। सोशलिज्म जो है कि गांधीज्म की विचारधारा को कई जगह गांधी और नेहरू आमने सामने आकर के टकरा जाते थे। और हम जो पटेल सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके बीच में कभी जो है कि टकराव ये देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद भी उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि पटेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, नज़रिया था, वो इंडिया के बस पॉइंट ऑफ व्यू से था, डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से था, और ना कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन जब नेहरू थे, नेहरू उनका विश्व की एक अपनी दृष्टिकोण हुआ करता था। ठीक है, विश्व कैसा होना चाहिए, विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करने की क्षमता नेहरू के पास थी, उतना शायद ये कि सरदार वल्लभ भाई, जिसको आयरन मैन बोला जाता, उनके पास नहीं थे। तो इस वजह से चीज़ें अलग हुई, और नेहरू का जो इसमें था इंडिया को लेकर के, उनका एक प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न टाइप ऑफ विजन था इंडिया के लेकर के। तो उन्होंने ये एक मानना था कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो भारत को एक प्रगति के रास्ते पे लेकर जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत से चैलेंजेस थे। उनमें से एक चैलेंजेस ये भी था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कैसे कंट्रोल किया जाए, इतनी भिन्नता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इस वजह से एक सिस्टम लाया गया। एक कहा गया कि देखिए, आप पहली बात तो एक भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु के भी नागरिक हो, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को, तो वन सिंगल सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम लाया गया भारत में। वो एक काम किया, कहा कि देखिए जो करना है वो करिए आप, लेकिन जब नेशनल की बात आएगी ना, नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, तो आपको कुछ भी करने से मना कर दिया जाएगा, आपसे कुछ बात नहीं की जाएगी, और जो कि दिल्ली से, जो देश की राजधानी, वहाँ से रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरी चीज़, उस समय जो हिंदू कोड बिल था, ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी द पर्सनल लॉ विद इन द हिंदू, जो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है हिंदू कोड को लेकर कि वो हिंदू के लिए, बिल्कुल हिंदू के लिए है, लेकिन हिंदू धर्म भी बहुत सी डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस जो कि देखने को मिलते हैं। जैसे मान लिया हिंदू में आ जाइए, तो यादवा होते हैं, पाटिल होते हैं, मौर्य होते हैं, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, ठीक है, जगह ना हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो लोग हैं, उनका भी एक अलग अलग का अपना जो है कि सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हिंदू धर्म को यूनिफॉर्मिटी लाने की पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू हिंदू कोड बिल लाया गया था। उसके बाद 1990 के दशक तक आते, 1980 के दशक आते आते एक केस आया, शाहबानो केस लेकर के आया, और जिसमें उसने एक ऐसा मतलब डिबेट सोसाइटी में छोड़ दिया, जिसको कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, कि उनको, जिस आर्टिकल 15 और 16 कहता है ना, कि जेंडर के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इक्वालिटी जेंडर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस की बात है। जेंडर जस्टिस का मतलब ये हो गया, चाहे वो मेल हो, ठीक है, या फिर फीमेल हो, ठीक है, फीमेल हो, दोनों बराबर हैं कानून के समक्ष, सभी लोग बराबर हैं, उनको अलग अलग तरीके से जो कि ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर काम करने की 8 घंटे की सैलरी महिला को अगर 8,000 दी जा रही है, तो पुरुष को भी 8,000 देना चाहिए। अब ऐसा नहीं पुरुष के लिए 10,000 कर दिया जाए। ठीक है, वो अलग बात है कि टेस्टोस्टेरॉइड जो होता है बॉडी में, मैन में ज़्यादा होता है, वुमेन में कम होता है, और इस वजह से मैन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, करता है।
लेकिन एक एथिक्स भी होता है और वुमेन काम भी करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी वुमेन्स हैं जो रेसलिंग में एक नॉर्मल आदमी जो मेल है उसको जो है कि पटक पटक सकती है। तो यहाँ पे ये बात करता है कि हम जेंडर जस्टिस और इक्वल राइट फॉर वुमेन अक्रॉस रिलीजियस कम्युनिटी की बात करने की बात की। तो आपसे सवाल पूछ लिया कि साबानो केस किससे रिलेटेड है, वो जस्टिस की, जेंडर जस्टिस और वुमेन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, मेल फीमेल के आधार पे कर दे। अब अगला सवाल हमारा बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है हमारे, जो बात करते हैं। तो देखिए जो आर्टिकल 44, जो आर्टिकल 44 है हमारे संविधान में, वो मेंशन करता है किसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कहता है कि राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का लॉ लाए जो सभी के लिए इक्वल हो, चाहे हिंदू मुस्लिम चाहे जे। तो और इसी आधार पे ये लाया जाता है। कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आपका मेंशन किया गया है जो आर्टिकल 44 44 है वो। तो थोड़ा सा मैं डाइवर्जन ले रहा हूँ यहाँ पे, आपको सतर्क रहना चाहिए। जैसे हमारा संविधान है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संविधान, यहाँ हिंदी में लिख दूंगा भारत का संविधान। भारत का संविधान है, जैसे हम कहते हैं कि उसमें फंडामेंटल राइट है जिसको मूल अधिकार बोलते हैं, और दूसरा है आपका डीपी एसपी है, ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व, और एक और है जिसको फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, बहुत से हैं। सिटीजनशिप है, जैसे इससे पहले बोलेंगे सिटीजनशिप कैसे होना चाहिए। संविधान में एक से लेकर के मोर देन 400 के ऊपर अनुच्छेद, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22-24 जो कि आपका चैप्टर है। तो उनमें से जो हमारा पार्ट, ठीक है, पार्ट 3 है और ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। ये आपका फंडामेंटल राइट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार के रूप में देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेकर के, तो जो पार्ट, ठीक है, पार्ट पार्ट 4 पड़ता है, पार्ट 4 है जो ये आपका आर्टिकल आर्टिकल 36 से लेकर के, ठीक है, 51 तक रहता है। ठीक है, पार्ट 4 में फिर 36 से लेके 51 तक रहता है। उसमें डीपी एसपी राज्य नीति निर्देशक तत्व होता है। और तीसरा जो यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहते हैं पार्ट पार्ट 4 ए, ठीक है। और आर्टिकल आपका 51 ए जो है उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें आर्टिकल जो है कि 44 के बारे में जानना है कि वास्तव में आर्टिकल 44 कहाँ से हमें मिलेगा। तो दोस्तों जो हमने बात किया पार्ट 4, क्या पार्ट पार्ट 4, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा, रोमन अंक में लिखा जाता है, ठीक, पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 55। तो आप देखेंगे 44 इन्हीं के बीच में पड़ा और इसी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है इस चीज़ को। और ये देखिए जो पार्ट 4 है डीपीएसपी होता है, इसमें देखिए कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे हो गया जो सरकार है, कौन, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीपीएसपी को यूज करें और बात करें। तो इस वजह से यहाँ डीपीएसपी का पार्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इज दैट क्लियर? तो इतना मैं बताना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने इस बात का जिक्र कर दिया आर्टिकल के। और यूनिफॉर्म अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द, जो ये क्या बोलते हैं, भारत के जब आप संविधान को पढ़ेंगे प्रस्तावना प्रियम्बल, तो उसमें सेकुलरिज्म जैसी कुछ चीज़ों को सोवरेनिटी की बात करता है। तो जो आर्टिकल 44 है वो सेकुलरिज्म एंड इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी जैसे चीज़ों को या प्रिंसिपल को और मजबूत बनाता है, जो आर्टिकल 44 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 44 या आर्टिकल 44 या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं उस पर लॉ कोई, तो ये हमारे देश की डाइवर्सिटी को और जो कि मजबूत करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो कि डरे भी होते हैं, तो इसलिए कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ डिबेट भी चलते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब आप इस चीज़ को लीजिए ना, तो हमेशा जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चैलेंजेस है उसको आप थोड़ा सा ना मैनेज करके देखिए। जैसे डाइवर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेडिशन, देखिए आप उनको कहिए ठीक है आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए जलीकट्टू
जो खेल होता है जल्लीकट्टू, जो ना सांड को लोग टम्बलिंग करते हैं, तमिलनाडु का होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और भी बहुत से ऐसे मतलब होता है, प्रैक्टिस रिलीजियस की होती है, आप उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। उस चीज़ को लेकर के कि उसको बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसा मत कर दीजिए। नहीं, तमिलनाडु के लोग जो सांड या बुल होता है उसको नहीं पकड़ेंगे, वो अपना प्रैक्टिस खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जो खिचड़ी बनाई जाती है वो करते, होली खत्म कर दें, ऐसा नहीं। सबको करने दीजिए जो कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, एक प्रोपोर्शनैलिटी पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि आप अंधाधुंध आंख मूंद करके सब पे एक ही कर दिए, भैया आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको जनेऊ नहीं पहनना है। ठीक, आपको बोरका नहीं, भाई पहनिए बोरका, आप पहनिए। जनेऊ हम पहन रहे हैं, हम भी पहनेंगे। रुद्राक्ष पहनना हम पहन रहे हैं, आपको जो है कि अलग कंठी माला पहनना, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहनिए, वो तो आपका फैशन है ना। ठीक है, जनेऊ भी पहनना, रुद्राक्ष भी पहनना, बुर्का एक फैशन है, वो अलग चीज़ है। उसका बाद दूसरा आता है, सब लोग जो आर्गूमेंट करते हैं पर्सनल लॉ शुड बी प्रिजर्व, ये कहते हैं कि कुछ लोग आर्गू करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी पर्सनल लॉ को भी प्रिजर्व करना चाहिए। और उसके बाद अदर एम्फेसाइज जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी आएगा, उस पर भी बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर वे फॉरवर्ड की बात किया जाए तो देखिए क्या है ना, कि कोई चीज़ ओवर ए नाइट में नहीं होती। सी एस सेंटर दिल्ली इस्टेब्लिश किया गया, इसका ये मतलब नहीं कि आज चालू किया कल जो है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाए। यहाँ के स्टाफ को भी समझना है और जो इस्टेब्लिश किए हैं उनको भी समझना है, मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर ओवर ए नाइट में अगर एक दिन में होता है, एक हफ्ता में, एक महीना में, तो सभी लोग नहीं इस्टेब्लिश कर लेते। तो इस वजह से कोई चीज़ आप करिए तो उसमें सभी लोगों का विचार लीजिए और ग्रेजुअल उसमें करिए। आज इंडिया विश्व की टॉप 5 पावर में से एक पावर है, तो ये एक दिन में नहीं है। वो 70-75 साल की मेहनत रही है उन उन लोगों की जिन्होंने खून बहाया, सेक्रीफाई किया। हालांकि आज के लीडर तो वास्तव में एकदम वो हैं, मतलब उनको अपना बस झोली भरना है। आज से पहले की बात कर रहा हूँ। और अगर लाइए लॉ ना, तो एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को पॉइंट ऑफ व्यू रख करके उनको करिए और दूसरे को जो कि सप्रेस कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, जैन, सिख, इस्लाम, जो भी हो, सबको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये हमने बात किया इस चीज़ को लेकर के। और दूसरी ये भी चीज़ है, जो जनरली इसका एम ये है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इक्वलिटी लाना है, प्रमोट इक्वलिटी, समानता लाना। देखेंगे हमेशा ब्लेम किया जाता है, कुछ शायद केरला फाइल करके शायद कोई मूवी बनी हुई है, मैंने नहीं देखा, जो भी चीज़ है उसमें नहीं जाना है। इक्वलिटी की बात है, कॉमन आइडेंटिटी सिविल कोड में लाने की बात करते हैं। तो ये हमने बात किया किसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। अगर आपको कोई भी डाउट्स, या फिर हो सकता है कि आप हमारे ओपिनियन से सेटिस्फाई ना हो, या फिर डिसएग्री करते हो, अग्री ना करते हो। अगर आप अग्री करते हो तब भी यस में, अगर नहीं करते हैं तो नो में। और क्यों करते हैं क्यों नहीं करते वो भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं भी जानूंगा ना किस लेवल तक मैं आपको अपनी सोच या अपनी इन्फॉर्मेशन या सिविल की प्रिपरेशन करवा पाता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।